नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात की नई किस्त भी तैयार है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते अर्थात के अंत में अंशुमान जी ने कहा था कि दुनिया ने मंदी नहीं तो स्टैगफ्लेशन चुन ली है, यानी आर्थिक विकास दर में गिरावट और महंगाई एक साथ चुन ली है। क्या स्टैगफ्लेशन मंदी से ज्यादा बुरी होती है? महंगाई क्यों मजबूत दिख रही है पूरी दुनिया में? इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी महंगाई थम क्यों नहीं पा रही है? मर चुकी है महंगाई दोबारा लौट कैसे आई? ये सब कुछ अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। यानी इस हफ्ते चर्चा होगी स्टैगफ्लेशन पे। स्टैगफ्लेशन का मतलब जहां ग्रोथ गिरे और महंगाई बढ़ती जाए। क्यों बन गए स्टैगफ्लेशन के हालात? कैसे लगभग मर चुकी महंगाई में जान पड़ गई और जान अब ऐसी पड़ी कि काबू में नहीं आ रही? कैसे सब कुछ उलट पलट गया? जो जैसा चल रहा था वैसा क्यों नहीं रहा? आज अंशुमान जी अर्थात में यही सब कुछ समझाएंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज इकोनॉमिकम में खास क्या होगा। शुरुआत होगी अर्थात से, उसके बाद आपके सवालों के जवाब, आपकी इनकम की बात। इनकम की बात आज गौर से सुनिएगा क्योंकि वो उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी अर्थात है। उसके बाद किस्सों के सिक्के की कहानी की झलक दिखाएंगे आपको। और चलते चलते अंशुमान जी ने कहा है कि एक किताब भी बताऊंगा और एक मूवी भी बताऊंगा जो इस हफ्ते आपके लिए है। अगले हफ्ते तक आपको समय निकाल कर पढ़िए, देखिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अर्थात। अर्थात की शुरुआत में अंशुमान जी लिख रहे हैं कि अमेरिका से चीन तक हाल में कई ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए गए जिनकी वजह से दुनिया को महंगाई गिफ्ट में मिली। सर, कौन से फैसले थे? पहले यहीं से शुरू करते हैं। इकोनॉमिकम में आप सारे दर्शकों का स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। पिछले सप्ताह जब हमने ये चर्चा की थी और उन तथ्यों के साथ हमने आपसे बात करने की कोशिश की थी जिनके आधार पर ऐसा लग रहा था कि दुनिया महंगाई से लड़ाई जीत नहीं पा रही है और मंदी को भी बुला नहीं पा रही है। यानी वो जो वैक्सीन जो महंगाई को ख़त्म करने के लिए दी जा रही थी उसका बहुत बेहद सीमित असर दिख रहा था और वहीं से ये आसार बनने लगे थे कि शायद दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं स्टैगफ्लेशन की तरफ जाएंगी। अगर आप करीब से दुनिया की अर्थव्यवस्था की घटनाओं को और भारत की अर्थव्यवस्था को करीब से फॉलो कर रहे होंगे, जो करते ही होंगे, तो आपको ये संकेत या संभावनाएं दिखने लगेंगी। लेकिन ये सब कुछ शुरू होता है कुछ अजीबोगरीब किस्म के घटनाक्रम से। और जैसा हम लगातार इकोनॉमिकम में चर्चा में ये बताते रहे हैं कि कुछ भी जो आपके आसपास घट रहा है वो तत्काल नहीं होता। इसके पीछे से कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो एक घटनाक्रम को तैयार करके हमारे सामने लाती हैं। हमें सरप्राइजेस तो मिलते हैं, पर वो सरप्राइजेस छोटी छोटी घटनाओं का एक बड़ा स्वरूप होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। अब जैसे कुछ घटनाओं को हम इसमें जोड़कर, और ये शायद पहली बार इस इकोनॉमिकम में हम उन तथ्यों को लेकर आ रहे हैं महंगाई के बारे में बताने में जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर जिनके कारण इस समय हम सबसे जिद्दी महंगाई से जूझ रहे हैं और ये महंगाई लंबी भी साबित हो सकती है। याद कीजिए, जब इस साल अगस्त में ताइपे में अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का जहाज उतरा था। पूरी दुनिया ताइपे जा रही नैन्सी पेलोसी को फॉलो कर रही थी, देख रही थी कि नैन्सी पेलोसी कब पहुंचेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि नहीं, ताइपे जहाज पहुंचते ही दुनिया में पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। तूफान तो नहीं आया। नैन्सी पेलोसी ताइपे होकर लौट आई। बाकी जो भी पॉस्चरिंग या जिस तरीके की आपत्तिजनक आक्रामक मुद्राएं अमेरिका और चीन ने एक दूसरे को दिखाई, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा काम हुआ, जो काम बहुत दिनों बाद सुर्खियों में आया। शुभम, चीन ने ताइवान को एक खास किस्म की बालू के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। उसको हम सैंड कहते हैं। इस सैंड का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के निर्माण में होता है। इसके बिना सेमीकंडक्टर को बनाना मुश्किल है। जब नैन्सी पेलोसी ताइवान से लौट आई और उसके बाद एक महीने के भीतर इस साल इसी अक्टूबर में अमेरिका ने दूसरा पलटवार किया और चीन को सेमीकंडक्टर तकनीकों के निर्यात पर रोक लगा दी। बिडेन प्रशासन की यह घोषणा चीन के सेमीकंडक्टर सैंड के निर्यात की तुलना में ज़्यादा बड़ी सुर्खियां बनी। यह कहा गया कि बाइडेन प्रशासन ने चीन के खिलाफ एक चिप वार शुरू कर दिया है। लगभग लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वार से इसकी तुलना की और कोशिश ये थी कि अगर चीन एक तरफ ताइवान के चिप उद्योग का गला घोंट रहा है तो फिर अमेरिका चीन के चिप उद्योग को मिलने वाली तकनीकों को रोक दे, जिससे कि चीन में सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर असर पड़े। हुआ क्या, इस सबके बीच बात चिप तक नहीं रुकी। दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस दोबारा आने लगी। सेमीकंडक्टर को लेकर चिप की चुनौतियां बढ़ने लगी। ये घटनाक्रम हमने अमेरिका और ताइवान के बीच देखा। इधर
जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो ऑटोमोटिव बैटरी बनाने वाली चीन की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसको CATL कहते हैं, वो अमेरिका में $5 अरब के निवेश से एक यूनिट लगाने वाली थी और उस यूनिट से अमेरिका के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाई जाने वाली थी, क्योंकि अमेरिका में जो बाइडेन ने आने के बाद 2030 तक वाहनों की एक बड़ी संख्या को पेट्रोल डीजल से हटाकर, फॉसिल फ्यूल से हटाकर बैटरी पर इलेक्ट्रिक वाहन के तौर में बदलने का लक्ष्य रखा था। इस इकाई से टेस्ला और फोर्ड के जो इलेक्ट्रिक वाहन आने वाले थे उनको बैटरी मिलनी थी, टेस्ला और फोर्ड के इलेक्ट्रिक वाहन को। जैसे ही ये तनाव हुआ ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में, CATL ने अपने इस संयंत्र की योजना पर निवेश पर काम रोक दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो केवल बैटरी और चिप की बात हुई नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मलेशिया ने दुनिया को चिकन का निर्यात रोक दिया। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल बाहर बेचने पे पाबंदी लगा दी। भारत में इतनी मुश्किल हुई पाम ऑयल की उन कीमतों के बाद कि पिछले 6 महीने के दौरान भारत में खाद्य तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आई। सरकार को तरह तरह से दखल देना पड़ा और हम उस तेजी से आज तक बाहर नहीं निकल सके। भारत ने स्टील के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। भारत ने स्टील का निर्यात रोक दिया, जिसका नुकसान भारत की अपनी कंपनियों को जूझना पड़ा। भारत ने गेहूं का निर्यात रोक दिया, निर्यात पर पाबंदी लगा दी। नुकसान हुआ अफ्रीका के देशों को, जिनके पास भारत का गेहूं जाता था। भारत के निर्यात को तो नुकसान हुआ ही, जिन देशों में गेहूं जाता था उन्हें, और चीनी और बहुत सारी चीज़ों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। इन सारे फैसलों से शुभम दुनिया को क्या मिला? महंगाई। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, महंगाई। फिच ने एक अध्ययन किया अभी हाल में, जिस अध्ययन के बाद हमें लगा कि हम महंगाई के इस आयाम को समझने की कोशिश करें। फिच ने बताया कि यूक्रेन के वार के बाद, यानी पिछले मार्च से लेकर और अभी तक जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, दुनिया के 30 देशों ने अपने यहाँ घोर संरक्षणवादी कदम उठाए हैं। यानी उन्होंने 30 देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं से वो जरूरी चीज़ें जो दुनिया के किसी देश को जाती थी और दुनिया के किसी देश से आती थी, जिनका दुनिया की अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति को संतुलित करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने घोर संरक्षणवादी कदम उठा के पूरी दुनिया के कम से कम फूड ट्रेड की तो ऐसी तैसी कर दी। फूड मार्केट में बड़ी महंगाई कमी से नहीं बल्कि ट्रेड रोकने के कारण निकली है। खाद्य उत्पादों की रिकॉर्ड महंगाई हमारे सामने है। और अब ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया धीमे धीमे अपने कछुए की तरह अपने खोल में सिमटने की कोशिश कर रही है। और ये जो कछुए के तौर पर खोल में सिमटना उस व्यवस्था के तत्काल बाद आता है जहां पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पूरी दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज है। आप एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, चिप कहीं बनती है, टायर कहीं बनता है, कॉलर कहीं बनता है, शू कहीं बनता है। पूरी दुनिया एक साथ ग्रो कर रही है, एक दूसरे को सामान की आपूर्ति कर रही है। वही देश, वही लोग, वही नीति निर्माता, वही राजनेता, वही प्रधानमंत्री, वही राष्ट्रपति अचानक अपने अपने देशों के दरवाजों को भीतर बंद कर रहे हैं। और इसके नतीजे के तौर पर हम महंगाई की एक अंधी सुरंग के भीतर उतर चुके हैं। और इसलिए हमने देखा कि इतनी सब आफत के बाद भी, दुनिया के बाजारों में ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी, महंगाई में बढ़ोतरी के बाद भी कमोडिटी की कीमतें कम नहीं हुई। दुनिया के कमोडिटी बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट हमने नहीं देखी। इसकी वजह यह कि कमोडिटी निकालने वाले देशों ने अपने यहाँ अपने उत्पादन को सीमित कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। सर, आप आगे लिख रहे हैं कि 50 साल बाद स्टैगफ्लेशन फिर से लौटी। स्टैगफ्लेशन के एक तो तर्क बताइए, आंकड़े बताइए, कौन से वो आंकड़े जो ये बताते हैं यहाँ स्टैगफ्लेशन है, जो इसकी पुष्टि करते हैं। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इस बार ये कुछ अलग है, तो अलग कैसे है? स्टैगफ्लेशन 50 साल बाद लौटी। मंदियां हमने देखी, मंदियां आती रहती हैं। मंदी हमने 2008 में भी देखी थी। मंदियां कुछ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में बार बार आई। स्टैगफ्लेशन मुश्किल से आती है क्योंकि स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होता है, जहां आपकी अर्थव्यवस्था में विकास दर गिरती है और जिंदगी जीवन जीने की लागत बढ़ती है। आमतौर पर मंदी एक किस्म का शॉक है जो अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक चक्र की एक सामान्य व्यवस्था है। शॉक के बाद सब चीज़ें टूटती हैं और फिर उसके बाद दोबारा खड़ी होती हैं। और इसलिए मंदी हमेशा अच्छी डिमांड, अच्छी ग्रोथ, अच्छी मांग, पेंट अप डिमांड लेकर आती। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी जिद्दी जटिल परिस्थिति है जिसमें दो परस्पर विरोधी चीजें एक साथ आकर बैठती हैं और एक दूसरे को खींचती हैं। यानी आर्थिक विकास दर में गिरावट और महंगाई एक साथ, यानी बेरोजगारी और जिंदगी जीने की लागत में बढ़ोतरी एक साथ, यानी कमाई में कमी और महंगा सामान खरीदने की मजबूरी एक साथ।
इसे आप इस तरह से स्टैगफ्लेशन को हम अपनी जरूरत से समझ सकते हैं। पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इस तरीके की महंगाई और स्लोडाउन से प्रभावित हो रही हैं। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट है जिसने जब विस्तार से इसे गहराई से समझने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया के सारे देशों में, अधिकांश विकसित देशों में, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई उनके केंद्रीय बैंकों के जो टारगेट लेवल हैं उनसे ऊपर है। चाहे भारत में आप उसे 6% मान लें, चाहे अमेरिका में उसे 2.3% मान लें, चाहे यूरोप में आप उसे 2% मान लें, सब क्या महंगाई की दर उनकी जो लक्ष्यगत टारगेट्स हैं या लक्ष्य हैं उनसे ऊपर है। और ये कहा जा रहा है, जैसे इस आंकड़े को अगर आप देखें तो ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को, तो आप ये देखें कि ये महंगाई की शुरुआत है, उतार नहीं है। जबकि दुनिया की आर्थिक विकास दर भारत में दुनिया इस बार हम इस चार्ट को दोबारा देखेंगे, इस साल दुनिया की आर्थिक विकास दर 3.2% रहेगी और दुनिया की औसत महंगाई दर 8.3%, ऑलमोस्ट 3 गुना। यानी दुनिया में लोगों की सामान्य रूप से दुनिया अगर 3% की दर से अपनी कमाई बढ़ाएगी तो उसकी जिंदगी जीने की लागत 8% की दर से बढ़ेगी। 3% की दर से कमाई और कास्ट 8% की दर से ज्यादा बढ़ेगी। इन आंकड़ों को करीब से देखें, यानी विकास दर की 3 गुना महंगाई। इन आंकड़ों के हिसाब से ये जो आंकड़े आपको चार्ट पर दिख रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्थाओं में, चाहे यूके हो, यूरो एरिया हो, ब्रिक्स हो, ब्राजील हो, इंडिया हो, चाइना हो, इन्हें अगर आप करीब से देखें तो तक भारत दुनिया में स्टैगफ्लेशन आ चुकी है। यानी स्टैगफ्लेशन के पैर पड़ चुके हैं। कई सारे अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के अलग अलग स्वरूप हैं। ठोस तथ्य, ये ठोस तथ्य आपके सामने आपको दिखता है। अमेरिका और ब्रिटेन और यूरो मुद्रा क्षेत्र में तो विकास दर और महंगाई के बीच दोगुने का अंतर हो गया, बिल्कुल दोगुने का, लगभग 2 से 4, 2 से 6, 2 से 8। यूरोप में तो और भी ज़्यादा खराब स्थिति है। ये स्टैगफ्लेशन 1970 की तुलना में फ़र्क है। 1970 में जो स्टैगफ्लेशन देखी थी उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में केंद्रित था, जहाँ से स्टैगफ्लेशन की समझ बनी दुनिया के देशों की। ये फ़र्क इसलिए है कि पहली चीज़ तो ये कि ये वाली जो स्टैगफ्लेशन है, यानी महंगाई वाली मंदी, इसको हम कहेंगे बार बार इस अपनी चर्चा में, इसे महंगाई वाली मंदी कहते हैं ताकि आप अंग्रेजी के शब्द को से अपने आप को जोड़ सकें। तो ये जो महंगाई वाली मंदी है ये कोविड के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद, इकोनॉमिक क्रैश के बाद आई, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एकदम तेजी से मंदी में चली गई थी, जिसके कारण कई चीज़ों की सप्लाई चेन टूटी, कई जगह चीज़ों की आपूर्ति रुकी, कई बंदरगाह बंद हो गए। तो वो सप्लाई चेन में जो टूटने की व्यवस्था, कंपनियां बंद होना, रोजगार जाना, और इससे जो ओवरऑल उत्पादन में गिरावट थी वो उत्पादन में गिरावट बनी हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो महंगाई में दर में बढ़ोतरी दिख रही है हमको, ये सबसे कम समय में सबसे तेज बढ़ोतरी है। यानी इतनी तेजी से महंगाई की रफ्तार में बढ़ोतरी हमने पिछले कई सारे दशकों में नहीं देखी, जब कुछ ही महीनों में दुनिया की महंगाई दर 8% पहुंच गई हो, जबकि ठीक 1 साल पहले दुनिया में नेगेटिव ग्रोथ थी, नेगेटिव डिमांड थी। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज़रूरी बात है इस घटनाक्रम की, जो पहले से फ़र्क है, जैसा कि शुभम आपने पूछा, पूरी दुनिया में हर देश एक दूसरे देश को महंगाई बेच रहा है। जिस देश के पास जो भी है बेचने के लिए, वो महंगाई लपेट कर उसे दूसरे को बेच रहा है। यानी पूरा विश्व या पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ की महंगाई को दूसरे देश की महंगाई को दे रहे हैं। यानी सामूहिक रूप से इसे करीब से देखें तो हमें दिखाई देता है। चौथा ये कि सभी जगह ब्याज दरें बढ़ रही हैं, सारी जगह एक तरफ से ब्याज दरें बढ़ रही हैं। जैसे आप जर्मनी के, हम आपको स्क्रीन पर आंकड़े दिखाते जाएंगे, आपको अलग अलग देशों के आंकड़े अगर करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि दुनिया के हर प्रमुख देश में लगभग स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। ग्लोबल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, कनाडा का आंकड़ा देखिए, जर्मनी का आंकड़ा भी आपने देखा, हम सीरीज में देखें ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा देखिए, जीडीपी और इन्फ्लेशन का फर्क देखिए। देखिए ये स्टैगफ्लेशन के संकेत हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि अर्थव्यवस्था आमतौर पर मंदी में नहीं थी, रशिया युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था है, इसे करीब से देखें तो इसमें आपको ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्लोबल जीडीपी के आंकड़े से उस देश में महंगाई और जीडीपी की ग्रोथ का अंतर भी दिखाई देगा। ये सारे देश के, दुनिया के, साउथ कोरिया का आंकड़ा आपके सामने है। इन सारे देशों में, दुनिया के सारे देश सामूहिक रूप से, अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, यहाँ तक कि चीन केवल एक ऐसा देश हमें भी दिखाई देता है जहां महंगाई की दर थोड़ी नीचे है और जीडीपी की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। भारत भी आमतौर पर उस परिस्थिति के करीब है जहां स्टैगफ्लेशन के हम करीब आ गए हैं। सर, कोविड से पहले की बात करते हैं, ठीक है, स्टैगफ्लेशन सिद्ध हो गई, आपने आंकड़े से बता दी, 3% की ग्रोथ दुनिया की, 8% की महंगाई, ये तथ्य है, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों आई। लेकिन सर कोविड से पहले चलिए थोड़ी देर को, तो पूरी दुनिया में ये स्थिति थी कि महंगाई ना के बराबर है, लगभग मर चुकी है। अगर आप भारत में, मुझे याद है अच्छे से, बहुत सारे आंकड़े आते थे 2014 के बाद के, अगर आप देखिए तो माइनस तक में हमने महंगाई को देखा है। क्यों ऐसा था कि पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि महंगाई मर चुकी है?
अप्रैल 2019 में ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के कवर पर एक सवालनुमा हेडलाइन थी। वो कवर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ने एक बड़ा सा कवर लगाया था और ये काफ़ी चर्चित कवर था, इज इन्फ्लेशन डेड। इसमें इन्फ्लेशन को एक फॉसिल डायनासोर के तौर पर, मरे हुए डायनासोर के तौर पर दिखाया गया था। और इसमें एक किस्म का ऐलान था कि दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि महंगाई मर चुकी है। मुझे याद है कि 2019 तक दुनिया की सारी प्रमुख चर्चाएं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां हम जाते थे, लोगों से मिलते थे, दुनिया के फाइनेंस मार्केट्स में लोगों से बात करते थे, वहां ये चर्चाएं बड़ी आम थी कि महंगाई अब लौटने वाली नहीं है। महंगाई का के दौर खत्म हो गए, ना तो ब्याज दरें कभी बढ़ेंगी ना कभी महंगाई आएगी, क्योंकि दुनिया सरप्लस इकोनॉमी में जी रही, सबके पास उत्पादन है, सब कुछ है और डिमांड की अच्छी स्थिति है। ये जो डायनासोर का कंकाल था, उसके साथ ये बहसें पूरी दुनिया में चल रही थी कि दुनिया में डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ने, यानी चीन जैसी फैक्ट्रीज़ ने, कोरिया जैसी फैक्ट्रीज़ ने, भारत जैसे देशों के उत्पादन क्षमताओं ने और सस्ते कर्ज ने मिलकर महंगाई को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। महंगाई एक किस्म का पोलियो या चेचक जैसा वायरस थी जिसे ख़त्म कर दिया गया। इस पर निर्णायक रूप से कंट्रोल पा लिया गया और जो भी महंगाई दुनिया में दिखती है वो क्षेत्रीय स्तर पर, देश स्तर पर छोटी छोटी है। हालांकि भारत में नहीं खत्म हुई थी, भारत के कुछ लेकिन भारत में भी उस ग्लोबल डिफ्लेशन का असर हमें महंगाई में कमी के तौर पर दिखाई दिया था। हमें याद होगा शुरू में एक दौर था जब भारत में एग्रीकल्चर की कीमतों में डिफ्लेशन की स्थिति थी। लंबे समय तक भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें डिफ्लेशनरी थी, यानी कि लागत से भी कम कीमत पर थी। आंकड़े कह रहे थे कि 2005 के बाद दुनिया ने महंगाई को में रिकॉर्ड कमी को, निर्णायक कमी को महसूस करना शुरू कर दिया था। 1995 का आंकड़ा अगर आप देखें, पुराना, काफ़ी लंबा पुराना आंकड़ा देखते ताकि हम इतिहास के साथ समझ सकें, चार्ट हमारे सामने है। अगर आप 1995 के बाद देखें तो लगातार महंगाई की दर अपने न्यूनतम स्तर पर बनी हुई थी। बीच में एक दो स्पाइक छोटी थी, लेकिन 1995 से 2020 तक देखें, 2008 में केवल एक ऐसा समय आता है जिसमें आपको एक लंबा स्पाइक दिखाई देता है महंगाई में, लेकिन इसके बाद लगातार हमने दुनिया की महंगाई की दर में गिरावट देखी थी, जो इस चार्ट में आपको दिखाई देते हैं। 2008 वाली महंगाई भी लंबी नहीं चली थी। सर, मार्क किसने दिया था इस महंगाई को? फेड रिजर्व कह रहा था फरवरी में 2020 में कि अब महंगाई वापस नहीं लौटेगी। महंगाई को मारा किसने था? ब्लूमबर्ग ने अपने इस विशेष अंक में ये लिखा था कि महंगाई किस्म की मर्डर मिस्ट्री हो गई है। लोग नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर महंगाई को मारा किसने है। लेकिन इस बात पर सब सहमत थे कि महंगाई में कमी दुनिया में आपूर्ति बढ़ने के कारण आई, क्योंकि दुनिया में ओवर सप्लाईज थी, सप्लाईज की क्षमताएं बहुत ज़्यादा थी, दुनिया में सामान ज़्यादा मिल रहा था और ये आपूर्ति बढ़ी थी व्यापार के उदारीकरण से। 1995-96 तक दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं आपस में एक दूसरे से गुथ चुकी थी। WTO आ चुका था, व्यापारिक समझौते हो चुके थे, घोषित रूप से चीन दुनिया की फैक्ट्री हो गया था, कुछ चीज़ें कोरिया में बनती थीं, कुछ जापान में बनती थीं और दुनिया में सप्लाई चेन्स का पूरा नेटवर्क चुस्त होकर स्थापित हो चुका था। 2002-2003 के तक दुनिया में सारी सप्लाई चेन, सारी उत्पादों की सप्लाई चेन्स आ चुकी थी और नई क्षमताएं तैयार हो रही थी। दरअसल 1997 के बाद दुनिया का ट्रेड जितनी तेजी से बढ़ा, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी फ्लाइंग जेट में बैठा हुआ था। WTO ने पूरी दुनिया में आयात शुल्क कम करने की मुहिम चलाई। सारे देशों ने अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की, सब उस इंपोर्ट ड्यूटी कटौती में शामिल हुए। भारत जैसे देश में जहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कभी 60%, 70% थी, घटकर 10%, 11% पर आ गई। दुनिया के देशों ने अपने दरवाजे खोले, कारोबार, व्यापार को आने जाने की छूट मिली। चीन ने 2001 में WTO में दाखिला लिया। चीन जैसे ही WTO में आया, उसके बाद उसने अपनी सीमा शुल्क दरें 40% से घटाकर 15% और उसके बाद 8% कर दी। ये वो निर्णायक ट्रांजिशन था जहां से चीन ने दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक और सबसे बड़े आयातक होने की कुर्सी एक साथ संभाल ली थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमोडिटी खरीदता था और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेचता था। फिर इसके बाद जो दुनिया में होड़ शुरू हुई, शुभम, बहुत लंबी कहानी, पुराना किस्सा नहीं है, हमें याद होगा, हम लोगों के सामने की बात है। दुनिया में जो होड़ शुरू हुई वो सस्ता बनाने, सस्ता बेचने की थी। कौन कितना सस्ता बना सकता है और कौन कितना सस्ता बेच सकता है, क्योंकि बाजार में डिमांड दिख रही थी। WTO के आंकड़े बताते हैं, मैं आंकड़े पढ़ रहा था, WTO के आंकड़े बताते हैं कि 1990 से 2000 के बीच चीन सहित सारे विकासशील देशों को अमेरिका का जो इंपोर्ट वैल्यू था वो 3.4% बढ़ा। लेकिन औद्योगिक देशों ने जो G5 देश थे, अमेरिका जैसे देश थे, उन्होंने इन अर्थव्यवस्थाओं से, एशिया की अर्थव्यवस्थाओं से अपना इंपोर्ट 10 गुना बढ़ा दिया।
यानी WTO आने से पहले दुनिया के बाजार में सप्लायर्स की सीट पर बैठे हुए यूरोप और अमेरिका जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हो गए और सप्लायर की सीट ले ली। दुनिया की इन अर्थव्यवस्थाओं ने, जिनके बारे में तब कहा जाता था कि यहाँ लेबर की कॉस्ट कम है, यहाँ कैपिटल की कॉस्ट कम है और ये सारे कॉस्ट के एडवांटेजेस हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ता माल बेचने की ताकत देते। तभी ये कहा जाता था वो दौर भारत में आउटसोर्सिंग का था कि भारत में सस्ते प्रोफेशनल्स मिलते हैं, जिनके कारण अमेरिका की कंपनियां इन बाजारों में आकर या यूरोप की कंपनियां इन बाजारों में आकर अपना काम कर रही हैं। 2007 में दुनिया का व्यापार, सरप्राइज आंकड़ा था, हम लंबा पुरानी बात नहीं, लेकिन हमें याद रखना ज़रूरी है और अब जब इसे देखते हैं तो आश्चर्य होता है। 2007 में दुनिया का ट्रेड $20 ट्रिलियन की ऊंचाई पे पहुंच गया था। ग्लोबल ट्रेड में ट्रेड $20 ट्रिलियन पे था। बैंकिंग संकट आया 2008-9 में, थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव बढ़ा, लेकिन फिर वापस बढ़ते बढ़ते ये $25 ट्रिलियन हो गया। 2008 में वापसी का संकट उभरने के बाद, वहाँ से ख़त्म होने के बाद दुनिया में ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ रेट GDP की ग्रोथ रेट की डबल हो गई थी। ये एक और महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु था, जहां दुनिया में GDP की ग्रोथ जिस तरह से बढ़ रही थी उससे कहीं दोगुना ज़्यादा रफ्तार से ट्रेड बढ़ रहा था। यानी दुनिया में वो ट्रेड हो रहा था तो चीज़ें बिक रही थी, तो लोगों के पास इन्फ्लेशन कम होने के कारण खपत के और कई सारे विकल्प थे और सस्ता सामान बाजार में मिल रहा था। हम एक आंकड़ा देखें, 1990 से 2008 के बीच विश्व व्यापार में जो ग्लोबल ट्रेड था उसका ग्लोबल GDP में हिस्सा 39% से 61% हो गया। ये आंकड़ा आप देखें, आप अगर ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री के आंकड़े को देखें, दुनिया का जो डिपेंडेंस ट्रेड पर था, जो 1945 में कहाँ था और हम 2015 के आसपास करीब 19% से ऊपर बढ़ चुका था। 2015 तक विश्व व्यापार पर दुनिया की निर्भरता करीब 60% हो गई थी। दुनिया के तमाम देश इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उन्होंने अपने यहाँ फैक्ट्रीज बंद कर दी थी, क्योंकि उन्हें अपने यहाँ बनाने से ज़्यादा सस्ता सामान दुनिया के देशों से इंपोर्ट करने पर मिल रहा था। उनके देशों में उसकी उत्पादन लागत कम थी, ड्यूटीज़ कम की उन्होंने, व्यापार नेटवर्क, सामान, सेवाएं, पूंजी पूरी दुनिया में पहुंच गई थी, इकोनॉमिक ज्योग्राफीज डिफाइन हो गई थी। सब सेमीकंडक्टर ताइवान में बनेंगे, कारों के पुर्जे थाईलैंड चाइना में बनेंगे, टेक्सटाइल गारमेंट भारत में और बांग्लादेश में बनेगा, डिज़ाइनिंग जर्मनी इटली में होगी, आईटी की डिज़ाइनिंग अमेरिका में होगी। ये सब ज्योग्राफीज डिफाइन हो चुकी थी। ये काम हो गया था और यही वजह थी कि 2015 तक ग्लोबल ट्रेड पर एक दूसरे की निर्भरता करीब 60% हो गई थी। इसने महंगाई को मारा था। ये वो जो कंकाल आपको ब्लूमबर्ग की के कवर स्टोरी में दिखाई देता था, ये उस महंगाई को मारने की वजह ये थी। आपूर्ति इतनी बढ़ गई, मांग उतनी ही थी, अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और इसकी वजह से ये महंगाई मर गई थी। सर, फिर इस मरी हुई महंगाई में अब जान कैसे पड़ गई, और जान पड़ी तो ऐसी कि ये मतलब उछल रही है और रुक नहीं रही है? अब महंगाई कम होने को, दुनिया में आपूर्ति बढ़ने को, रोजगार बढ़ने को, सप्लाई चेन्स तैयार होने को दुनिया के नेताओं ने पता नहीं क्या समझ लिया। उनको लगा कि शायद सब कुछ ऐसा हो गया है जिसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस वक्त दुनिया में महंगाई की श्रद्धांजलि लिखी जा रही थी, श्रद्धांजलि इसलिए क्योंकि ब्लूमबर्ग का कवर मैंने आपको दिखाया, ठीक उसी समय दुनिया के देश के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने और देशों ने महंगाई को बढ़ाने का सामान जुटाना शुरू कर दिया। दरवाजे बंद करने का दौर शुरू हो गया, अर्थव्यवस्थाओं को डीग्लोबलाइज करने की शुरुआत हो गई। डीग्लोबलाइजेशन की चर्चा अब हमारे सामने आती है जब हम कोविड के बाद है, पर डीग्लोबलाइजेशन की शुरुआत यहीं से होती है। धीमे धीमे दुनिया के कई देशों में राजनीतिक परिवर्तन हुए, कंजर्वेटिव सरकारें सत्ता में आईं जो रूढ़िवादी थीं, जिन्होंने अपने यहाँ अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद करने को अपना राजनीतिक आधार माना। ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय से बाहर आ गया। इसे एक और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि जो ओपन मार्केट का हब था, जो ट्रांजिट हब था, वहाँ पर एक सरकार आई। उस सरकार ने अपने कंजर्वेटिव तौर तरीकों के कारण यूरोपीय समुदाय से ब्रिटेन को बाहर कर दिया और ब्रिटेन एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी से कंट्रोल्ड एक कवर्ड इकोनॉमी में आ गया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की जो हालत है, जिस पर हम विस्तार से इससे पहले भी किसी किस्सों के सिक्के में शायद चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटेन का आज का संकट ब्रेक्जिट से शुरू होता है और आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में खड़ी हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार युद्ध का ऐलान कर दिया, ट्रेड वार शुरू हो गया। ट्रंप ने आते ही जो आ रही थी दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त व्यापार संधि, जिसको ट्रांस अटलांटिक पैसिफिक ट्रीटी कहते थे, उसको बंद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। भारत में नई सरकार आई, उसने सारे व्यापार समझौते, सारे FTA,
सारे मुक्त व्यापार समझौते रोक दिए, आरसेप से हम बाहर निकल आए। अब हमने बाद में एफटीए शुरू किए, लेकिन उस दौरान दुनिया के में भारत ने भी अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के आंकड़े देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि हुआ क्या, ये महंगाई कहाँ से आई और महंगाई के इस कंकाल को मांस मज्जा और ढांचा और हड्डी और प्राण किसने दिए, इसे दोबारा प्राण कैसे दिया गया। अगर आप जुरासिक पार्क के मेटाफर को याद करें कि इसका डीएनए दोबारा किसने किसने खड़ा किया मिलकर, उसके आंकड़े यहाँ देखिए। एक ग्लोबल ट्रेड अलर्ट नाम की संस्था है जो पूरी दुनिया में करीब से इंपोर्ट ड्यूटीज़ की मूवमेंट को ट्रैक करती है। अब आप ये देखिए 2013 के बाद दुनिया में व्यापार को लेकर जो भी फैसले हुए उनमें से 70% फैसले ऐसे थे जो फ्री ट्रेड को नुकसान पहुंचाने वाले थे। 70% फैसले ऐसे थे जो ये पर ईयर होने वाले ट्रेड इंटरवेंशंस का डेटा है जो दुनिया के सारे देश मिलकर करते हैं, और इसमें जो रेड वाला है वो हार्मफुल है और जो लिबरलाइजिंग वाला है वो ब्लू है। 70% फैसले ऐसे थे जो कंपटीशन को ख़त्म करते थे या फ्री ट्रेड को ख़त्म करते थे। ऐसे नुकसान वाले फैसलों का शुभम सालाना औसत 2500 के आसपास था। यानी दुनिया के देशों ने सामूहिक रूप से मिलकर हर साल लगभग 2500 ऐसे फैसले किए जिससे या तो ट्रेड रोका जाता था या ट्रेड पर पाबंदियां लगाई जाती थी या ड्यूटी लगाई जाती थी या नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते थे। 2020-21 में इनका प्रतिशत कोविड से ठीक पहले, कोविड के दौरान इनका औसत 5000 प्रतिवर्ष हो गया। यानी दुनिया के देशों ने 2020-21 में 5000 से ज़्यादा फैसले हर साल ऐसे लिए जिससे किसी देश को चिकन नहीं मिल पाता था, किसी को गेहूं नहीं मिल पाता था, किसी को सेमीकंडक्टर नहीं मिल पाते थे, किसी को बाकी सामान नहीं मिल पाता था। दुनिया के देशों ने मुक्त व्यापार को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया सब्सिडी का। उन्होंने अपने यहाँ सब्सिडी बढ़ाई है, सब्सिडी रोकी। दूसरा सबसे बड़ा जो टूल जिसका इस्तेमाल किया गया, ग्लोबल ट्रेड अलर्ट की रिपोर्ट बताती है, वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाने की थी। हम उस चार्ट को दोबारा देखें तो आपको दिखाई देगा कि इन व्यापार पर ये जो मारक फैसले थे या ट्रेड को रोकने के जो फैसले थे, उन्हें अगर आप करीब से देखें तो इसका सबसे असर ये जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके जरिए ये व्यापार को पर असर डाला गया, और इनका सबसे बड़ा असर हुआ स्टील पर, मेटल इंडस्ट्री पर, ऑटोमोबाइल पर, फार्मास्यूटिकल पर, एनर्जी पर और इलेक्ट्रिसिटी पर। ये वो प्रमुख उद्योग थे जिन उद्योगों से किसी देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनती है, यानी वो बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए उद्योग थे, और इनकी कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी या इनकी आपूर्ति में कमी आई, और इसकी लागतें बढ़ने का असर हमने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ने के तौर पर देखा जाए। मतलब आपकी बात को अगर मैं ये मानूं कि महंगाई हमने जानबूझ के बुलाई तो गलत नहीं होगा। राजनेता इस सवाल का जवाब बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि राजनेता तो चुनाव 4 साल 5 साल के लिए लड़ते हैं। महंगाई जब आती है तो फिर वो लंबे समय तक आती है। दुनिया के राजनेता एक दूसरे से 10 साल पहले जिस ग्लोबल विलेज की, ग्लोबलाइज वर्ल्ड की बात कर रहे थे, दुनिया में सस्ते सामान दे रहे थे, उन्होंने अचानक ऐसे फैसले किए और जिससे महंगाई बढ़ना शुरू हुई, और उसके बाद भी हमारी राजनीति सारे डेटा को देखने बाद, आंकड़ों को देखने के बाद उस पर कायम रही और उसे बदला नहीं। भारत से हम समझें तो हमें शायद ज़्यादा करीब से समझ में आएगा कि दुनिया से कटने से या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से जो पूरी दुनिया में हुआ उससे महंगाई कैसे आती है। आप करीब से देखें तो भारत की 60% थोक महंगाई इंपोर्टेड है। भारत के थोक मूल्य सूचकांक में अगर इंपोर्ट के हिस्से को देखें, इंपोर्ट से आने वाली महंगाई का हिस्सा देखें तो 60% है, क्योंकि एनर्जी से, कोल से, मेटल से जो महंगाई आ रही है वो इंपोर्टेड है। इसमें भारत के रुपए की कमजोरी का तो एक कंट्रीब्यूशन है, पर इसके साथ भारत में महंगे इंपोर्ट्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी भारत में जो आयात महंगे हुए उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2014 के बाद भारत में कस्टम ड्यूटीज तेजी से बढ़ना शुरू हुई। हर चीज़ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, आयात शुल्क बढ़ाए गए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए गए। इससे कितनी आत्मनिर्भरता आई ये पता नहीं रहा ना, कि उसके बाद सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी, सरकार को बजट से पैसा देकर भारत में PLI जैसी स्कीमें लानी पड़ी, लेकिन इसके कारण भारतीय बाजार में इंपोर्ट महंगे होते चले गए और कीमतें बढ़ती चली गई। 2022 का जो बजट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक सरकार ने बीते 6 बरस में करीब 1/3 इंपोर्ट्स पर टैरिफ इंपोर्ट्स की टैरिफ लाइंस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। टैरिफ लाइंस का मतलब एक उत्पाद में जिसमें कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए उसके अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। तो भारत के जो करीब 1/3 आयात थे, इंपोर्ट टैरिफ लाइंस थी, उन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई 2022 तक। बीते 6 साल में करीब 4000 टैरिफ लाइंस ऐसी थी जिन पर सीमा शुल्क बढ़ाकर जो दूसरे अतिरिक्त एडिशनल सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी थी उन्हें बढ़ाया गया या उन्हें महंगा किया गया। इस बढ़ोतरी से उन देशों से भारत का आयात बढ़ने लगा जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता था।
जब आप पूरी दुनिया के कुछ देश समग्र व्यापार के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो ट्रेडर उन देशों की तरफ देखने लगते हैं जहां आपके एफटीए हैं, जहां से आपको सस्ता इंपोर्ट मिल सकता है। तो भारत ने अपने नियमों में और सख्ती की ताकि इनका सामान रूट होकर आपके यहाँ ना आ जाए। जैसे भारत का आसियान के साथ एफटीए था और अगर वही सामान किसी दुनिया के दूसरे देश से आयातित होता है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती तो आसियान का सामान घूमकर उस देश के जरिए भारत आ सकता था। तो इसे रोकने के लिए ओरिजिन ऑफ ट्रेड और ओरिजिन ऑफ गुड्स के बहुत सारे नियम लगाए गए। 80 सामानों पर कस्टम ड्यूटी की रियायतें खत्म की गई, ये सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं। 400 से अधिक ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी टैरिफ लाइंस थी जिसमें सीमा शुल्क की इंसेंटिव्स खत्म कर दिए गए, जिसमें सीमा शुल्क की रियायतें या प्रोत्साहन दिए जाते थे। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट बताती है कि 2019 तक, कोविड से पहले तक, भारत में औसत सीमा शुल्क की दर 17.6% हो गई, जो 2014 में 13.5% थी। यानी ये ग्रोथ, अगर इतनी बढ़ोतरी आप आयात शुल्क की बढ़ोतरी को देखें और उसके बाद रुपए में कमजोरी को इसमें जोड़ें तो महंगाई का असर यहाँ दिखता है। भारत में डब्ल्यूटीओ के तहत सीमा शुल्क के 2 वर्ग हैं। एक वो है जो एमएफएन टैरिफ है, जो रियायती दर है जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश एक दूसरे के लिए ऑफर करते हैं। अगर आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं तो एक दूसरे मेंबर को जिस दर पर आप वहां से सामान आयात करते हैं उसको एमएफएन टैरिफ करते हैं। और यही वो बुनियादी डब्ल्यूटीओ समझौता था जिसके तहत एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट ड्यूटी रेट में कमी करता था। और दूसरा वो बाउंड टैरिफ है जो डब्ल्यूटीओ के समझौते से बाहर है और जहां किसी भी आयात पर कुछ देश अपने चुने हुए आयातों पर अधिकतम इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, सस्ते आयात रोकने के लिए, फिर चाहे वो कहीं से आयात हो रहा हो। शुभम, भारत के जो बाउंड टैरिफ हैं, यानी जो जहां से सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने की छूट है, 2018 में वो 48.5% की ऊंचाई पर पहुंच गए, जबकि एमएफएन रेट्स 13.5% हैं। यानी जो डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत दरें वो 13.5% हैं और जो बाउंड टैरिफ है वो 48% के आसपास है। और कृषि उत्पादों पर तो भारत में काफ़ी आयात शुल्क काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा ही है। अब भारत ने अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और शायद यूके के साथ तो अभी लंबी बात चलेगी, अमीरात के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की वापसी की है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि महंगाई हम कई तरह से आमंत्रित कर चुके थे। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण भारत में मोबाइल फ़ोन्स है। मोबाइल फ़ोन्स के लिए भारत में पीएलआई आया, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, उत्पादन शुरू हुआ, पर उनके कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो रहे थे, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी थी। उस इंपोर्ट ड्यूटी की शिकायत पीएलआई कंपनियों ने सरकार से की कि इतना महंगा कंपोनेंट इंपोर्ट है। इस बीच में रुपए की कमजोरी के कारण वो लागत बढ़कर मोबाइल फ़ोन के पास आने लगी। अभी हमने अपने एक मिनी सेंट्रल के कार्यक्रम में चर्चा की थी कि भारत में एक साल में इवन सस्ते वाले स्मार्टफोन्स की कीमत भी अब सस्ती नहीं रही, उनमें कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी आई है। अब जब इंपोर्ट महंगे हुए तो उससे कच्चा माल महंगा हुआ। जब उपभोक्ता उत्पाद और ज़्यादा महंगे हुए तो सरकार ने निर्यात पे सख्ती कर दी। स्टील पर देखिए, अभी हमने देखा कि स्टील के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी गई। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि भारत की स्टील कंपनियां चीन से बाजार में पिट रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हम यहाँ ध्यान से दें तो हमें समझ में आएगा कि सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भारत के जीडीपी में हिस्सेदारी 19% थी। 2000 में जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण दुनिया के साथ आ रहा था, तब इंडिया के जीडीपी का जो एक्सटर्नल पार्ट था, यानी जीडीपी में अगर 100 रुपये का जीडीपी था तो 19 रुपये का जीडीपी भारत के आयात, निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से, पूंजी से, ट्रेड से आता था। 2011 में ये बढ़कर 55% हो गया। 55% भारत का जीडीपी भारत के ग्लोबलाइजेशन के कारण, भारत के दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने के कारण हुआ, यानी जो अब घट के 45% पर आ गया है। यानी हम उतना बाजार से पीछे आ गए, और वो भी उन चीज़ों में पीछे आ गए जिनके कारण हमारे सामने महंगाई दिखती है। सर, क्या ये कहना सही होगा कि इसके बाद आ गया कोविड, तो आपको लगता है कि इन्हीं कोशिशों को और ज़्यादा ताकत मिल गई, बल मिल गया कोविड की वजह से? कोविड ने 2 तरीके के नुकसान किए। कोविड ने पहला तो नुकसान ये किया कि लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के कारण अपने दुनिया के दरवाजे बंद कर लिए, जो स्वाभाविक ही था। उसके कारण सप्लाई चेन्स टूट गई, पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इनको बनने में लंबा समय लगेगा। 1995 से 2005 के बीच में सप्लाई चेन खड़ी हो पाई थी दुनिया में, अलग अलग पुर्जों के हिस्सों के सप्लाई चेन्स बनती थी, वो अचानक टूट गई। दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ इनके बीच में दुनिया डीग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई। दुनिया के अधिकतर बड़े देश अपने आप को भीतर सीमित करने लगे। जब कारोबार का पहिया दोबारा चलता, उससे पहले डीग्लोबलाइजेशन सामने आकर खड़े हो गए थे। अब क्या करीब से देखें, ये बात ध्यान देना ज़रूरी है कि दुनिया का जो देश
ग्लोबल ट्रेड पर जितना ज्यादा निर्भर है, महंगाई से सबसे ज्यादा वही मार खा रहा है। इसे फिर रिपीट करते हैं, आप ध्यान से देखें, दुनिया में का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस जिन देशों का सबसे ज्यादा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर, यह आंकड़ा ध्यान से देखना जरूरी है, वो महंगाई से सबसे ज्यादा तप रहा है। जो देश दुनिया में अपने 30% 35% जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, उनके लिए अब ये दौर, डीग्लोबलाइजेशन का दौर, सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। रातों रात आप गैस बनाने की क्षमता नहीं लगा सकते भारत में, नेचुरल गैस नहीं निकाल सकते। रातों रात आपके पास पेट्रोल डीजल तो है नहीं, रातों रात आप बैटरी बनाने की क्षमता नहीं लगा सकते, रातों रात आप बहुत सारे कच्चे माल नहीं जुटा सकते। तो या तो आप अपने देश में उत्पादन रोकेंगे या फिर उत्पादन को महंगा करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। अब पीटरसन इंस्टीट्यूट का एक ताज़ा अध्ययन है जो बताता है कि अगर अमेरिका के बारे में वो अध्ययन है, ये बताता है कि अगर व्यापार अवरोध केवल अमेरिका अपने ट्रेड कंट्रोल सीमित कर दे, लिमिटेड कर दे, जो उसने चीन के साथ है, दुनिया के देशों के साथ लगा रखे, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत से भी तमाम, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे भारत से व्यापार प्रतिबंध लगाए थे, तो अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर 1.3% कम हो सकती है, जो 7-7.5% के आसपास है, 6% से नीचे आ सकती है, अगर केवल इंपोर्ट्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए और लाया जाए। हमें याद होगा कि चीन और ताइवान के बीच ताजे तनाव से पहले तक जो बाइडेन इस बात का संकेत दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन से आयात पर टैरिफ लगाए हैं और जो सख्ती की है उसे वो कम करेंगे ताकि आयात सस्ता हो सके और अमेरिका की महंगाई में कमी आ सके। अब तो बाइडेन, अब जब दुनिया में चारों तरफ खींचतान है, कई सारे मोर्चे सुलग रहे हैं, एक यूरोप में मोर्चा सुलग रहा है, एक कोरिया में कोरियन सी और जापान के पास मोर्चा सुलग रहा है, एक मिडिल ईस्ट के आसपास सुलग रहा है, तो बाइडेन अब इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं कर सकते। तो बाइडेन क्या कर रहे हैं या अमेरिका क्या कर रहा है? डॉलर को मजबूत कर रहा है। डॉलर की मजबूती से अमेरिका में आने वाला सामान तो सस्ता हो रहा है, इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं और इसका बड़ा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। बहुत सारे लोग अमेरिका में मान रहे हैं शुभम कि अगर डॉलर में इतनी मजबूती नहीं आई होती तो अमेरिका में तो महंगाई की क्या विपत्ति होती है समझना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में अब जो महंगाई है वो गैसोलीन की कीमतों और बाकी चीज़ों से निकल रही है। बहुत सारे इंपोर्ट डॉलर की मजबूती के कारण सस्ते हो गए, लेकिन उनके यहाँ तो महंगाई कम हो रही है। कमजोर मजबूत डॉलर पूरी दुनिया की मुद्राओं को ध्वस्त कर रहा है, पूरी दुनिया में, जिसको कि हम डूम लूप कहते हैं, जिस पर हमने एक बार पहले इकोनॉमिका में चर्चा भी की थी। जितना डॉलर मजबूत होता जाता है, विकासशील देशों की, इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज एक डूम लूप में फंसती चली जाती हैं। आयात बला के महंगे हो गए भारत में। देखिए, भारत का व्यापार घाटा $150 बिलियन के आसपास पहुंच गया, पिछले साल का 2 गुना है। भारत में रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस साल। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 40 से $50 बिलियन लॉस में रहेगा और महंगाई पूरी दुनिया में विश्वव्यापी हो गई। सर, तो फिर अब आगे का रास्ता क्या है? ये तो समझ आ गया कि महंगाई क्यों मरी, फिर कैसे जिंदा हुई, अब कितनी ज़्यादा हो गई, कोविड ने उसमें और इंजेक्शन लगा दिया, बूस्टर लगा दिया, अब आगे क्या, यहाँ से रास्ता कैसा दिखता है? कम से कम भारत जैसे देशों को तो इस असमंजस से बाहर निकलना होगा। भारत की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत जैसे देश तो आयात पर दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में से है, कि उन्हें ये इस असमंजस से निकलना पड़ेगा कि पहले डिमांड आएगी या पहले इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि हम पिछले 5-6 सालों से 7 सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था की नीतियों में हम इस दुविधा में देख रहे हैं कि हमें अपना व्यापार खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। डिमांड आएगी तब हम इन्वेस्ट मंगाएंगे या इन्वेस्टमेंट आएगा तब उसके बाद हम डिमांड लेकर आएंगे। भारत को और दुनिया के सारे देशों को शायद वापस व्यापार की मेज पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की निर्भरता पिछले 10-12 सालों में एक देश ने दूसरे देश पर बनाई है, अगर अमेरिका को चीन को जाने वाली चिप तकनीक के प्रतिबंध से राजनीतिक रूप से बढ़त भले ही मिलती हो, लेकिन वही चिप का उत्पादन अगर चाइना में गिरता है तो उसका नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी उतना ही होगा। उसके बदले अमेरिका को मिलने वाली बैटरीज कम हो जाएंगी। तो पूरी दुनिया को इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी होंगी, अपने यहाँ आयात शुल्क कम करने होंगे और महंगाई कम करनी होगी। और ये महंगाई जो कि अब संरक्षणवाद के कारण, प्रोटेक्शनिज्म के कारण आ रही है, उसके बाद अगर महंगाई कम होगी तभी सामान सस्ता होगा और जब लोग खरीदेंगे तो निवेश भी होगा। जब डिमांड आएगी, लोग खरीदना शुरू करेंगे, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा तो डिमांड भी आएगी। आप गौर से देखें तो दुनिया का प्रोटेक्शनिज्म, डीग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को शुभ महामारी से निकालकर स्टैगफ्लेशन में ले आया। मंदी आती तो ठीक था,
मंदी का आना ठीक था, क्योंकि मंदी एक छोटे समय का फिनोमेना हो सकता था, 5-6 महीने का, पर वो स्टैगफ्लेशन की उस अंधी सुरंग में ले आया। इससे बड़ी नसीहत हमें और क्या चाहिए दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को इन आंकड़ों के आधार पर। महंगाई से लड़ाई अभी भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के मंचों पर जब आप चर्चा सुने भी ना, तो दुनिया के देश सामूहिक रूप से महंगाई को लड़ने पर बात नहीं करते, और बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं राष्ट्राध्यक्ष, पर महंगाई जो कि सामूहिक रूप से सबको परेशान कर रही पूरी दुनिया के हर देश को, वो किसी भी G20 की चर्चा के केंद्र में नहीं है, वो किसी भी यूनाइटेड नेशंस की चर्चा के केंद्र में नहीं, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच की चर्चा के केंद्र में नहीं है, जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को खा रही है। और स्टैगफ्लेशन अगर एक देश में हो तो उसे तोड़ देती, पूरी दुनिया में अगर स्टैगफ्लेशन होगी तो और लंबे समय तक होगी तो एक दूसरे पर निर्भर ये दुनिया एक दूसरे को सिर्फ महंगाई और कमजोर ग्रोथ ही तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगी, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ये वो महंगाई का वो जटिल पहलू है जिसे हमने पिछले बार के संदर्भ में आपको बताया था। एक और इसका दिलचस्प पहलू है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे, जो और ज्यादा स्ट्रक्चरल है और जहां से समझ में आता है कि भारतीय महंगाई के भीतर, दुनिया की महंगाई के भीतर एक और ढांचागत का मजबूती दिख रही है, जिस पर काफी चर्चाएं इस समय दुनिया में है, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो चलिए, पिछले इकोनॉमिकम में अंशुमान जी ने आपको ये समझाया था कि मंदी क्यों नहीं आ रही। पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक, सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि मंदी आ जाए, ब्याज दरें बढ़ाने से लेकर हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद भी मंदी नहीं आई। लेकिन मंदी नहीं आई, स्टैगफ्लेशन आ गई। स्टैगफ्लेशन ज़्यादा खराब है। अंशुमान जी ने समझाया कि क्यों ज़्यादा खराब है, कि भाई जीवन जीने की लागत तेज़ी से बढ़ रही है, आपका विकास नहीं हो रहा, आपकी आय, आपके खर्चे उस तेज़ी से बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से आपकी आय नहीं बढ़ रही है। स्टैगफ्लेशन कैसे आई, ये आपने इस इकोनॉमिकम में समझ लिया। सर आगे बढ़ते हैं, अब सवाल जवाबों की बारी। पहला सवाल जो आया है सर, वो आया है मयंक का। मयंक जी ये पूछ रहे हैं कि अभी सरकार ने हाल में 141 माइंस के प्राइवेट कोल के लिए ऑक्शन शुरू किए, क्या इससे कुछ कमी आएगी, कोल इंपोर्ट का बिल कम हो पाएगा? ऑक्शन के नतीजों का इंतजार हमको भी है मयंक जी, आपकी तरह से। हमने मनी सेंट्रल, अगर आप नियमित रूप से देखते हो तो हमने इस माइंस के का जो की जो घोषणा थी उस पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले इससे पहले 12वें 13वें राउंड भी हो चुके हैं और ये नया राउंड है। आमतौर पर कोल माइंस के ऑक्शंस बहुत सफल नहीं रहे हैं। काफ़ी माइंस सरकार खोलती है पर बहुत कम लोग उसमें निवेश के लिए आगे आते हैं, पर ज़रूरत और कोशिश है सरकार की तरफ से, और ये होना भी चाहिए कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को कोयले में तो कम से कम, जो कि भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े कोल रिजर्व वाले देश हैं, वो कम से कम अपने देश से कोयला उत्पादन तो इतना कर सके कि उसे कोयले का इंपोर्ट ना करना पड़े। लेकिन इसमें बहुत सारी उलझने हैं, और इस दौर में जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कम है, बोरोइंग्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 141 खदानों में से कितनी खदानें उठेंगी नीलामी में, कितने लोग इसमें पैसा लगाएंगे, इस पर सारी चीज़ें, सारा दारोमदार इस पर निर्भर है। सर विष्णु जी हैं, वो अगला सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत में बड़ी आबादी 10 से 30 हज़ार रुपये के बीच कमाती है, बहुत कम है। अर्थव्यवस्था में खपत मांग बढ़ाने के लिए क्या सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का न्यूनतम सैलरी जो है उसको बढ़ाकर 40,000 रुपये या कोई ऐसा तय नहीं कर देना चाहिए? सरकारें तो केवल न्यूनतम मजदूरी दर तय करती हैं। हमने अपने मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस सर्वे में विस्तार से इस पर चर्चा भी की है, और बताया भी कि भारत में अभी जो लोगों के परिवारों की जो औसत आय हमें दिख रही है, वो तो जो भारत में न्यूनतम मजदूरी दर है उससे भी कम दिखाई देती है, क्योंकि भारत में एक परिवार में औसत 4.2 लोग हैं और उसमें 1.5 लोग कमाने वाले हैं। 23,000 रुपये परिवार की औसत आय, अधिकांश आबादी की औसत आय, परिवारों की औसत आय 23,000 रुपये के आसपास है। सरकार अपनी तरफ से बाजार को में किसको कितनी तनख्वाह दी जाए ये तो निर्धारित नहीं कर सकती, लेकिन हम वो इतना ज़रूर कर सकती है कि वो भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करने के प्रावधानों को थोड़ा सा बेहतर करे, थोड़ा और बेहतर करे, और ख़ास तौर पर उसे में महंगाई की लागत को जोड़े। लेकिन इसके बाद भी अर्थव्यवस्था में और भी ज़्यादा ऐसी कोशिशें करनी होंगी जिससे लोगों के हाथ में थोड़ी ज़्यादा कमाई आ सके। भले ही वो 23,000 रुपये के परिवार के लिए शुभम 1,000 रुपये महीने की भी अतिरिक्त कमाई बाजार में 500 रुपये की नई डिमांड लेके आएगी, और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर एक परिवार के लिए 1,000 रुपये भी एक्स्ट्रा उसको मिलते हैं तो उसका असर हमें अर्थव्यवस्था पर रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। सर अब बात इनकम की। इनकम के सेक्शन में इस बार क्या खास है? मैंने बताया कि वह अर्थात की तरह उतना ही ज़रूरी है। क्यों इतना ज़रूरी है? आप सब लोगों ने, जो लोग मनी नाइन से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हम भारत का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे लेकर आए हैं। हमारे ऐप पर उस पर्सनल फाइनेंस सर्वे के सारे विस्तारित
वीडियोस मौजूद हैं, बड़े शोज़ मौजूद हैं। भारत में पहली बार किसी ने 31,000 से ज़्यादा परिवारों से जाकर ये जानने की कोशिश की कि वो कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे निवेश करते हैं और उनकी वित्तीय सुरक्षा का स्तर क्या है। हमने इस सर्वे में ये जानने की कोशिश की कि भारत के अधिकांश लोग वित्तीय तौर पर, कितने परिवार ऐसे हैं जो वित्तीय तौर पर जोखिम में हैं, कितने लोग असुरक्षित हैं, किनके पास थोड़ी बहुत सुरक्षा है और कितना छोटा सा हिस्सा भारत का सुरक्षित है। और आप आश्चर्य करेंगे कि भारत के 69% फैमिलीज इकोनॉमिकली असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। तो इस पर्सनल फाइनेंस सिक्योरिटी इंडेक्स के में हमने जांचने की कोशिश की कि भारत के परिवारों के पास वित्तीय सुरक्षा कितनी है। तो आप भी अपनी वित्तीय सुरक्षा का स्तर जांचिए। मनी9 का ऐप डाउनलोड कीजिए। मनी9 के ऐप के ऊपर आपको भारत के जेब के सर्वे के नाम का एक आइकॉन मिलेगा। उसे क्लिक करते ही आप जिस पेज पर पहुंचेंगे वहां आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा। इस कैलकुलेटर में जाइए, लॉगिन कीजिए और दीजिए इसमें दिए गए सवालों के जवाब, और आपको पता चलेगा कि आप अपनी इनकम के आधार पर क्या वित्तीय तौर पर सुरक्षित हैं या कहीं आप जोखिम के दायरे में तो नहीं आते। देखिए खास वीडियो। देश के सबसे बड़े और सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस की गूंज अब तक आप तक पहुंची गई होगी। तो आपको ये भी बता दें कि मनी9 आपके लिए लेकर आया है एक पर्सनल फाइनेंस सिक्योरिटी इंडेक्स, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आप किस हद तक फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय रूप से सिक्योर हैं। आप अपने फोन में जैसे ही मनी9 ऐप खोलेंगे, वहां नीचे आपको भारत की जेब का सर्वे दिखाई देगा। बड़ा बड़ा यहाँ पर आप पूरा सर्वे देख सकते हैं। उसके नीचे मोर का ऑप्शन है। मोर पे जाते ही आपको एक येलो बैंड पे दिखाई देगा, क्या है मेरी जेब का हाल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, वो पूरा जो गेम है जिसके जरिए पता लगा सकते हैं कि आप किस हद तक फाइनेंशियली सिक्योर हैं, वो शुरू हो जाएगा। इसका पहला लेवल है प्रोफाइल। इस पे 4 सवाल आपसे पूछे गए हैं। आप अपने अनुसार इनके जवाब सेलेक्ट करें। सही जवाब सेलेक्ट करते ही आगे बढ़ने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, जो कि है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल पर भी आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं। इन पर आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे अपने अनुसार, वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा। 5 से ये 7 सवाल हो चुके हैं। अब फिर से आप आगे बढ़ेंगे तो दिख जाएगा कि आप 85% फाइनेंशियली सिक्योर हैं। मनी9 आपको बता देगा कि आप इस हद तक फाइनेंशियली सिक्योर हैं और आपको क्या कुछ सुधार की जरूरत है, वो भी यही एप्लीकेशन मनी9 का आपको बता देगा। तो उम्मीद है आप खुद जाके मनी9 की ऐप को डाउनलोड करेंगे अगर आपने अब तक नहीं किया है, और जो मनी9 ऐप यूजर्स हैं वो अब जाके खुद अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बिना देरी के ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी वित्तीय सुरक्षा जांचिए मनी9 के साथ। सर, अगली बारी किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाइए। कौन सी कहानी लिखी है इस बार? शुभम, इस बार के किस्सों के सिक्के में एक दिलचस्प किस्सा है आपके पास। हम चारों तरफ इलन मस्क की गूंज सुन रहे हैं, ट्विटर से कर्मचारियों के निकाले जाने की, इलन मस्क की बेचैनी की, ट्विटर पर तरह तरीके की फीस लगाए जाने की, पे वॉल्स लगाए जाने की। अमेरिका में अधिग्रहणों का इतिहास इतना ही रोमांचक रहा है और आमतौर पर आक्रामक तौर पर किए गए अधिग्रहण, बहुत बड़े अधिग्रहण सफल नहीं हुए हैं। हम आज किस्सों के सिक्के में आपको एक ऐसे अधिग्रहण का किस्सा बताएंगे जिस अधिग्रहण ने उस दौर में, उस दशक में पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट जगत में तूफान उठा दिया था। पूरी दुनिया का कॉर्पोरेट जगत थर्रा उठा था। एक छोटी सी इंटरनेट कंपनी ने एक बहुत बड़े मीडिया हाउस का अधिग्रहण कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो किस्सा दुनिया के इतिहास में दर्ज है। और लोग इस समय जब इलन मस्क की बेचैनी देख रहे हैं ट्विटर के अधिग्रहण के तौर पर, जहां एक ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करके उसे चलाने और प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रही है, तो लोगों को उस बड़े अधिग्रहण की याद आ रही है जिसने अमेरिका में बहुत सारी सुर्खियां बनाई थी। इस बार किस्सों के सिक्के में वही किस्सा। चलिए, और सर चलते चलते एक किताब और एक मूवी और बता दीजिए जो इस हफ्ते देख ली जाए। इस हफ्ते पहले मैं किताब बताता हूँ, फिर बताता हूँ मूवी। एक किताब जो 1-2 साल पहले आई थी, लेकिन मुझे अभी उपलब्ध हो पाई क्योंकि वो किताब उपलब्ध नहीं थी। वो किताब है कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल। ये एक दिलचस्प किताब है जो ये बताती है कि बीते करीब 20 सालों में दुनिया के देशों ने और दुनिया के काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ने इंटेंजिबल एसेट्स बनानी शुरू की।
और जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बजाय, फैक्ट्रियां खड़े करने के बजाय डिज़ाइन, कोड, डेटा, इसकी जगह अदृश्य संपत्तियां बनानी शुरू की, और उसके बाद दुनिया में किस तरीके का बदलाव हुआ। ये दिलचस्प किताब है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें और जान सकें कि 20वीं सदी में दुनिया का पूंजीवाद किस तरह से दूसरी दिशा में गया, जोनाथन हैस्केल की किताब है, इसे पढ़िए। और जो मूवी जिसका जिक्र हम बार बार सुन रहे हैं, वो मूवी है जो अभी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। अपने तरीके की अनोखी मूवी है ये, प्रथम विश्व युद्ध पर बनी हुई। जर्मनी के सैनिकों की त्रासदी, युद्ध की त्रासदी, बहुत ही कंपेलिंग, बहुत ही स्ट्रेट मूवी है, और उसको दुनिया में काफ़ी तारीफ भी मिल रही। ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इससे ज़्यादा मैं उस बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बताना स्पॉइलर देना होगा। बिल्कुल, तो ये था हमारा फुली पैक्ड इकोनॉमिकम इस हफ्ते का। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं और अंशुमान जी अर्थात की अगली किस्त लेकर, इकोनॉमिकम का अगला संस्करण लेकर आपके पास फिर आएंगे अगले रविवार। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।